संस्कृत व्याकरण। देखो सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ण। ये भी जानेंगे कि व्याकरण का जनक कौन है, संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है और हिंदी व्याकरण का जनक कौन है। तो व्याकरण एक तरह का जो है ना विद्या है या ज्ञान या शास्त्र, कुछ भी बोल सकता है। व्याकरण क्या एक तरह का विद्या, ज्ञान या शास्त्र, जिसके माध्यम से हम सही सही बोल पाते हैं। सही सही कहने का मतलब है शुद्ध शुद्ध बोलना, और शुद्ध शुद्ध हम लिख पाते हैं। हम जो लिखते हैं ये किसके कारण होता है, तो व्याकरण के कारण। शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना, ये किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण। तो अगर पूछेगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहा जाता है जिसके माध्यम से मनुष्य यानी हम सब शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, ठीक ना। व्याकरण हिंदी में भी पढ़ेंगे प्लस संस्कृत में भी पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ण चैप्टर है या व्याकरण चैप्टर है दोनों में आ जाता है। तो ये दोनों इसी में मैनेज हो जाएगा, और ये जो होगा दोनों क्लास के लिए होगा, एक 10 क्लास प्लस 12 क्लास दोनों के लिए होगा, ठीक ना। 10 क्लास के लिए भी होगा और 12, बाकी सब तो रहबे करेगा 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी देख सकता है। तो अगर पूछेगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र या ज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखता हो, ठीक ना। अगर तुमसे ये पूछे कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहते हैं, तो संस्कृत व्याकरण का जनक हो जाएगा महर्षि पाणिनि। कौन हो जाएगा, महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने 550 BC, लगभग में आज से 2500 वर्ष पहले, 2550 वर्ष पहले एक बुक की रचना किया था, एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था, अष्टाध्यायी। उसी अष्टाध्यायी का अंश है कौन, संस्कृत व्याकरण, एक छोटा सा भाग है। और महर्षि पाणिनि के अलावा उससे पहले भी बहुत लेखकों, महर्षियों ने इसका रचना किया था संस्कृत का, लेकिन जो हमको प्राप्त होता है एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से, वो पाणिनि के ग्रंथ से प्राप्त होता है, और उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी का मतलब होता है अष्टाध्यायी मतलब अष्ट अध्याय, मतलब उस बुक में टोटल कितना अध्याय है, 8 अध्याय मतलब लेसन। टोटल कितना लेसन है, 8 लेसन है। तो अगर पूछेगा संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है, तो महर्षि पाणिनि। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो हिंदी व्याकरण का जनक है दामोदर गुप्त पंडित। हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, दामोदर गुप्त पंडित। हिंदी व्याकरण का जनक अगर संस्कृत व्याकरण का जनक पूछेगा तो महर्षि पाणिनि, और हिंदी व्याकरण का जनक पूछेगा तो दामोदर गुप्त पंडित। और एक तुलना किया है कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। जैसे संस्कृत व्याकरण का जनक है ना, तो वैसे पूछेगा कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है। क्या हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी। कौन है किशोरी दास वाजपेयी, ठीक ना। तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण वह ज्ञान व या विद्या या शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ते हैं और शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुद्ध शुद्ध पढ़ने का मतलब क्या है, अगर हम ये पूछे राम घर जाता है और राम जाता है घर, ये दोनों में कौन शुद्ध है, तो राम घर जाता है। तो ये जो शुद्ध और अशुद्ध का पहचान हम सीखते हैं किसके माध्यम से सीखे, व्याकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, व्याकरण के। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा है, ये दोनों में अंतर है। तो शुद्ध इसमें क्या है, मैं घर जा रहा हूँ। तो यही होता है व्याकरण, मतलब जिसको व्याकरण का पूरी तरह से नॉलेज आ गया, समझ लेना कि वो कहीं भी अशुद्ध नहीं कर सकता है, ठीक ना। ना तो बोलने में, नहीं पढ़ने में और ना ही लिखने में, ठीक। कोई दिक्कत। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है, तो महर्षि पाणिनि है। हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो दामोदर गुप्त पंडित। हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, तो दामोदर गुप्त पंडित। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किशोरी दास वाजपेयी को। किसे कहा जाता है, किशोरी दास वाजपेयी को। ये तो हो गया व्याकरण, लेकिन एक साहित्य होता है। अगर पूछेगा कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन है, तो उसका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। याद रखना, हिंदी साहित्य। अगर पूछेगा हिंदी साहित्य तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर पूछे हिंदी व्याकरण तब हो जाएगा दामोदर गुप्त पंडित। तब क्या हो जाएगा, दामोदर गुप्त पंडित। ये सब समझ में आ गया। इसको हमें क्या करते हैं, लिख देते हैं और इसको क्या करना है, छाप लेना है। तो देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र या विद्या है जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना,
शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, लिखे हैं, फिर इसको पढ़ रहे हैं, अब पढ़कर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। तो ये किसके कारण होता है? व्याकरण के कारण। किसके कारण? व्याकरण। तो वह शास्त्र या विद्या जिसके माध्यम से मनुष्य शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अगर पूछे संस्कृत व्याकरण का जनक, जनक मतलब क्या होता है? पिता। अगर पूछे संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है तो महर्षि पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन हो जाएगा? महर्षि पाणिनि। और पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण का जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया है। और कौन सा ग्रंथ है? तो अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी का क्या है? एक अंश है, मतलब एक किताब है और किताब का एक मान लो लेसन क्या? तो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। जबकि हिंदी व्याकरण का जनक यानी पिता पूछेगा तो कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त पंडित। कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त पंडित। हिंदी व्याकरण का जनक कौन हो जाएगा? दामोदर गुप्त पंडित। और हिंदी व्याकरण का पाणिनि मतलब किसकी तुलना हिंदी में पाणिनि से किया जाता है? जैसे संस्कृत का पाणिनि है, वैसे हिंदी का पाणिनि आखिर किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगर जनक पूछे तो दामोदर गुप्त पंडित, अगर पूछे कि हिंदी व्याकरण का पाणिनि कौन है तो किशोरीदास वाजपेयी। मतलब जिस तरह से पाणिनि संस्कृत व्याकरण में अपना रोल निभाया है, भूमिका निभाया, ठीक उसी प्रकार किशोरीदास वाजपेयी भी अपना भूमिका किसमें निभाया? तो संस्कृत व्याकरण में। किसमें निभाया है? संस्कृत व्याकरण में। जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो व्याकरण में कोई दिक्कत नहीं ना? इसको क्या करना? अच्छी तरह से छाप लेना है। हो गया? चलो तो हम लोग क्या देखते हैं? व्याकरण। ठीक ना? व्याकरण का जो है 3 अंग होता है। व्याकरण का वैसे जितने भी पढ़ेंगे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो व्याकरण के अंतर्गत। लेकिन व्याकरण का जो है 3 मुख्य अंग या भाग होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं अभी। व्याकरण का कितना भाग होता है? व्याकरण का 3 मुख्य भाग होता है या अंग हो। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या? वर्ण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद। पद को ही इसको हम बोल सकते हैं क्या? शब्द। क्या? शब्द। और जो तीसरा अंग है वो क्या हो जाएगा? वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य। यानी व्याकरण में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ण मिलकर क्या बनता है? शब्द। और शब्द मिलकर ही क्या बनता है? वाक्य। पहले वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे? वर्ण। बाकी सब जो पढ़ेंगे पद यानी शब्द और वाक्य जो पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये संस्कृत व्याकरण है, इसमें लेकिन वर्ण दोनों में कॉमन आता है, एक हिंदी व्याकरण प्लस संस्कृत व्याकरण। तो दोनों कॉमन लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण। कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद है? संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वैदिक संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? वर्ण। उच्चारण का वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। उच्चारण का वह मूल ध्वनि मतलब जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। टुकड़ा करने का मतलब क्या है? अलग नहीं हो सकता है। ठीक ना? अलग कब होगा? जब साथ में रहेगा तब ना अलग होगा। ठीक ना? तो उच्चारण का वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई, वाक्य में सबसे छोटी इकाई जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अलग कहने का मतलब है जो जुदा नहीं हो सकता, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो अभी हम लोग किसी से जुदा हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग अभी क्या है? अकेले हैं। जैसे हम लोग का अगर शादी हो जाए तो हो सकते हैं, क्योंकि हमारी वाली जो है मायके भागकर चली जाएगी लड़ झगड़ कर, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर हो सकता है कि कभी क्या हो जाएंगे? साथ हो जाएंगे। तो अभी हम लोग हैं वर्ण। क्या है? वर्ण। अगर हम लोग का शादी हो जाएगा तो बन जाएंगे हम लोग शब्द। फिर शब्द से बनेगा वाक्य।
क्या बनेगा? वाक्य। तो अभी वैसे हम लोग क्या है? वर्ण है, ठीक ना। देख, एक होता है कि शादी के बाद अलग होना, एक होता है शादी के बाद अलग होना, एक होता है पहले अलग हो जाना। शादी से पहले ब्रेकअप, शादी के बाद डिवोर्स। और ये पता है, दोनों में सबसे ज्यादा तकलीफ किस में होता है? शादी के पहले वाला में, ठीक ना। बाद वाला में जो होता है ना, उसमें जज कोर्ट में ये अपील दिया जाता है कि हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, तो उसको 6 महीना कहता है कि आप 6 महीना अलग रहिए। 6 महीना, अगर 6 महीना अलग रहकर आपको लगता है कि हम अलग रह सकते हैं जिंदगी भर के लिए, उसके बिना हम रह सकते हैं और हम मेरे बिना वो रह सकता है, तब जाकर जज फैसला सुनाता है, तब वो उसका डिवोर्स होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बिना कुछ कह ले, ठीक ना। हाँ, जब मन हुआ तो ले लिया, जब मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं क्या? ब्रेकअप। और पता है कि लगभग में युवा आजकल इसी में बर्बाद है। तुम देखा होगा, कहीं भी जाता है तो लगभग में इसमें क्या बर्बाद है। एकदम अच्छा से जिस समय हो रहा था, बातचीत हो रहा था तो दे रहा था, जब हो गया छोड़कर चली गई तो एकदम क्या बना हुआ है? देवदास बना हुआ है। क्या बना हुआ है? देवदास। और देवदास बनकर एकदम दे रहा है, शायरी पे शायरी ठोक रहा है, ठीक ना। एक शायरी सुना है, शायरी क्या, जैसे मान लो अगर जब ये वाला हाल हो गया तो क्या बोलेगा कि वो अपनी आंखों में मेरी बर्बादी का मंजर लेकर आए थे, वो अपनी आंखों में मेरी बर्बादी का मंजर लेकर आए थे, और जिसे समझ रहा था जान, वही जान लेने के लिए खंजर लेकर आए थे। ठीक ना। तो ऐसा होता है, मतलब ये ब्रेकअप के बाद होता है, ठीक ना। और लगभग में 10 क्लास, 9 क्लास, 12 क्लास में ऐसा ही हाल होने वाला होता है। विद्यार्थी, ज़्यादातर विद्यार्थी को डिस्ट्रैक्ट जो करता है ना, डिस्ट्रैक्शन जो होता है इसी सब चीज़ से होता है 9, 10, 12 में। तो इस सब चीज़ से बचकर रहना, इस सब चीज़ से होने वाला कुछ नहीं होता है, ठीक ना। ये सब चीज़ बेकार ही होता है। इसके लिए एक ही बात कहेंगे कि धोखा मत खा जाना उसकी मासूमियत से, वह दिल में उतरकर कलेजा निकाल लेती है। धोखा मत खा जाना उसकी मासूमियत से, वह दिल में उतरकर कलेजा निकाल लेती है, और इतनी मीठी देती है आवाज़ कि अपना सारा काम करवा लेती है। और सुनेगा, और अपने खूबसूरती के जालों में फंसाकर, और अपने खूबसूरती के जालों में फंसाकर 2-3 साल बाबू सोना में बर्बाद कर देती है, ठीक ना। उसके बाद जो होता है, उसके बाद आता है अगला स्टेप। शुरू में तो अच्छा चलता है, फिर 3 साल 2 साल के बाद स्टेप आ जाता है वही वाला, क्या? अलगाव। तो अभी हम लोग क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। अगर शादी कर लेगा तो क्या बन जाएगा? शब्द। सब बनेगा शब्द। अभी जिसके पास होगा, यूट्यूब पे जो देख रहा है अभी मोबाइल में बैठकर, हो सकता है उसके पास होगा, तो वो भी अभी क्या होगा? शब्द होगा। फिर अलग हो जाएगा तो देवदास बन के क्या बन जाएगा? वर्ण। तो वो ये वाला वर्ण बनेगा, वो दूसरा वाला बनेगा, ठीक ना। उसके बाद वो जब तक शादी न होगा तब तक वो कभी शब्द बन ही नहीं सकता है, ठीक ना। तो ऐसा होता है। तो उच्चारण का वह मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के 2 भेद हैं, यानी अगर कहेगा अपना भाषा में तो वर्ण के 2 बेटा हैं। कितना बेटा है? 2। वर्ण के 2 भेद हैं। हाँ, पहला है स्वर वर्ण। पहला कौन है? स्वर वर्ण। और दूसरा कौन है? व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं? 2। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा कौन है? व्यंजन वर्ण। पहला कौन वर्ण है? स्वर वर्ण। दूसरा कौन वर्ण है? व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? स्वर वर्ण। किसको पढ़ेंगे? स्वर वर्ण। तो इसको मिटा दें। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। यानी स्वर वर्ण को बोलने में किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना। वो खुद पर डिपेंड है, ठीक, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अभी किस पर डिपेंड है? पापा पे। किस पे डिपेंड है? पापा पे। अच्छा, ये गिर गया था। तो हम लोग किस पर डिपेंड है? हम लोग अभी किस पर डिपेंड है? पापा पे। तो अभी हम लोग क्या कहलाएंगे? स्वर वर्ण कहलाएंगे? नहीं। अभी किसके होटल में खा रहा है? पप्पा के होटल में। पप्पा चाहेगा तो लात मारकर भगा भी सकता है और अच्छा से रहेगा तो खिला भी सकता है। यानी लायक बन के रहेगा तो खिलाएंगे और नालायक बनकर रहेगा तो भगा देंगे। तो यही बात है। तो
स्वर वर्ण उसे कहेंगे जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। देखो संस्कृत और हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या अलग अलग है। अगर हम संस्कृत में बात करेंगे तो संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या टोटल कितना है? संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या, संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 13 है। देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है ओ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ओ, आओ, री, लिरी और है रीरी। क्या पढ़ेंगे? वैसे इसका उच्चारण सही तरीके से नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग को याद करने के लिए पढ़ रहे ना, इसको क्या बोलना? री में एक तो री है फिर उसमें री लगा, तो हम इसको सीधा बोलेंगे रीरी। क्या पढ़ेंगे? रीरी। तो देखते हैं कितना हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। तो संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 13। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13। अगर पूछेगा कौन कौन, तो ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, ए, ओ, आओ, री, लिरी, रीरी। ठीक ना। जबकि अगर पूछेगा हिंदी में कितना है, तो हिंदी में हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कितना है? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन? तो केवल है, दोनों को हटा देना है। पहला लिरी, दूसरा किसको हटा देना? री। अगर ये दोनों को हटाएंगे तो इधर कितना बचेगा? 11। तो यहाँ लिखते हैं। पहला क्या हो जाएगा बताओ? ओ। दूसरा क्या हो जाएगा? आ। तीसरा हर्षई, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, ए, ओ, आओ। उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? री। टोटल कितना हो गया? 11। अगर पूछेगा संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 13, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 11। चलो, ये जो संस्कृत वर्णमाला में बोले 13, ये है आधुनिक संस्कृत। क्या है? आधुनिक। लेकिन अगर पूछ दे कि वैदिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो उसमें 63 नहीं, वैदिक संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितना है, तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। वैदिक संस्कृत वर्णमाला में, वैदिक संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 22 है। कितना है? 22 है। तो आधुनिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 13, हिंदी में कितना है? 11, और वैदिक संस्कृत में कितना है? तो 22 है। कितना है? 22। इसको अच्छा से क्या कर लेना है? उतार लेना है। क्या करना है? कॉपी में उतार लेना है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। कितना? स्वर वर्ण के कितने? तो संस्कृत या हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्ण के कितना भेद है? तो 3 भेद है। स्वर वर्ण के कितना भेद है? 3 भेद है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के कितना भेद होता है? 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद है। पहला है हरस्वर। पहला क्या है? हरस्वर। हरस्वर को ही बोला जाता है लघु स्वर। लघु स्वर, लघु मतलब होता है छोटा, या नहीं तो इसी को बोला जाता है मूल स्वर। क्या बोला जाता है? मूल स्वर। 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को ही बोला जाता है गुरु स्वर।
गुरु स्वर, यानी इसी को कहा जाता है संधि स्वर। संधि स्वर। 3 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो अगर पूछेगा स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, तो स्वर वर्ण के 3 भेद है। पहला कौन सा है? तो हरस्वर। हरस्वर को ही क्या बोला जाता? लघु स्वर। लघु स्वर को ही मूल स्वर। यानी इसका 3 नाम है, हरस्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। जबकि 2 नंबर में है क्या? दीर्घ स्वर। इसी को बोला जाता है गुरु स्वर, यानी इसी को बोला जाता है संधि स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। तो हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो एक एक करके इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो इसको क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। तो चलो पढ़ते हैं क्या? हरस्वर, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता हो। क्या कितना समय लगता हो? कम। लगभग में हमारा जो पलक झपकता है, जितना एक बार पलक को झपकने में लगता है उतना ही समय लगता है हरस्वर के उच्चारण में। तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे? हरस्वर। यानी तो इसी को क्या कहेंगे? लघु स्वर। यानी तो इसी को क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। अगर पूछेगा कि संस्कृत वर्णमाला में हरस्वर की संख्या कितना है, तो टोटल 5 है। संस्कृत में कितना है? 4। जबकि हिंदी वर्णमाला में अगर पूछेगा कितना है, तो हिंदी में कितना है? 4 है। हिंदी में 4। संस्कृत में कितना? 5। हिंदी में कितना है? 4 है। तो हिंदी में, संस्कृत में पहले देखते हैं कौन कौन है। तो संस्कृत वर्णमाला में हरस्वर की संख्या, हरस्व स्वर की संख्या 5 है। पहला है ओ, हर्षही, हर्षहु, री, लिरी। टोटल कितना हो गया? 5। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में हरस्वर की संख्या हरस्वर की संख्या 4 है। पहला ओ, हर्षही, हर्षहु, री। इसमें एक चीज़ को नहीं जोड़ा जाता है। किसको? लिरी को नहीं जोड़ा जाता है। किस में नहीं जोड़ा जाता है? तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में लिरी को नहीं जोड़ा जाता है। तो अगर पूछेगा हरस्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हरस्वर। कि कम समय कहने का मतलब कितना? कि जितना हमारे पलक को एक बार झपकने में लगता है उतना समय। ठीक ना? संस्कृत वर्णमाला में हरस्वर की संख्या कितना है? तो 5 है। कौन कौन है? ओ, हर्षई, हर्षहु, री, लिरी। और हिंदी वर्णमाला में हरस्वर की संख्या कितना है? तो 4 है। पहला क्या हो जाएगा? ओ, हर्षई, हर्षहु, री, लिरी। तो तुमसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में हरस्वर की संख्या कितना है? ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा? 4। जबकि संस्कृत वर्णमाला में हरस्वर की संख्या कितना है? तो 5 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर पूछेगा कि इनमें से कौन, जैसे सवाल दे देगा बोर्ड एग्जाम में, इनमें से कौन हरस्व स्वर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन को, ओ, ऑप्शन खो, को, ऑप्शन गो, आ, ऑप्शन घ। क्या हो जाएगा? दीर्घही। तो बताओ क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ओ क्या है? तो हरस्वर है। ओ क्या है? हरस्वर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। अब हम लोग क्या देखते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में हरस्वर से 2 गुना समय लगता हो। किससे? हरस्वर से 2 गुना समय लगता हो, उसे या तो हम दीर्घ स्वर कहेंगे या गुरु स्वर, या नहीं तो क्या कहेंगे? संधि स्वर। 2 गुना समय कहने का, जैसे हरस्वर के उच्चारण में पलक एक बार झपकता था,
एक बार झपकने में जितना समय लगता था उतना समय में उच्चारण होता था। लेकिन दीर्घ स्वर में अब एक बार नहीं, कितना बार झपकेगा? 2 बार। तो दीर्घ स्वर में 2 बार पलक को झपकने में जितना समय लगता है उतना ही उसके उच्चारण में लगेगा, ठीक ना। तो जिस स्वर के उच्चारण यानी उससे 2 गुना, हर स्वर से 2 गुना, तो जिस स्वर के उच्चारण में हर स्वर से 2 गुना समय लगता हो, कितना गुना? 2 गुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर, या नहीं तो गुरु स्वर, या नहीं तो संयुक्त स्वर, ठीक। दीर्घ स्वर के 2 भाग हैं। दीर्घ स्वर के कितने भाग हैं? 2। दीर्घ स्वर यानी तो इसी को कहो क्या? संधि स्वर। संधि स्वर के 2 भाग है, पहला है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर के या संधि स्वर के कितने भाग है? तो 2 भाग है। पहला भाग क्या है? मूल दीर्घ स्वर, और दूसरा क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर। तो इसमें अगर पूछेगा मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो 2 समान स्वरों के मिलने से, 2 समान स्वरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितना है? तो 4 है। इसकी संख्या 3 है। पहला है आ, दूसरा है दीर्घई, तीसरा क्या है? दीर्घऊ। अगर पूछेगा आ कैसे बना है, तो अ जोड़ अ से क्या बना है? आ। 2 समान स्वर है, हर्षई जोड़ हर्षई से क्या बना है? दीर्घई, और हर्षऊ जोड़ हर्षऊ से क्या बना है? दीर्घऊ। अ जोड़ अ से क्या बना है? आ। हर्षई जोड़ हर्षई से क्या बना है? दीर्घई, और दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ जोड़ हर्षऊ से क्या बना? दीर्घऊ। तो 2 समान स्वर से मिला है ना, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? मूल दीर्घ स्वर। या नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा अ जोड़ आ से क्या बनता है, तो फिर भी क्या बनेगा? आ। या नहीं तो पूछेगा आ जोड़ अ से क्या बनता है, तो फिर क्या बनेगा? आ। या नहीं तो हो सकता है पूछे आ जोड़ आ से क्या बनता है, तो क्या बनेगा? आ। हर्षई जोड़ हर्षई से क्या बनता है? दीर्घई। लेकिन हर्षई जोड़ दीर्घई से क्या बनता है, तो इसे भी दीर्घई। दीर्घई जोड़ हर्षई से क्या बनता है? दीर्घई जोड़ हर्षई से क्या बनता है? दीर्घई। और दीर्घई जोड़ दीर्घई से भी क्या बनता है? तो दीर्घई बनता है। ठीक उसी तरह हर्षऊ जोड़ हर्षऊ से क्या बनता है? दीर्घऊ। और दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ से भी क्या बनेगा? तो दीर्घऊ। दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ से भी क्या बनेगा? दीर्घऊ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घऊ। यानी तो इसे उल्टा भी पूछ सकता है, कहेगा हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ से क्या बनेगा? तो इससे भी क्या बनेगा? दीर्घऊ बनेगा। ठीक ना। ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में 2 तरह का होता है, एक होता है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा क्या होता है? संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर देख लिए, 2 समान स्वरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है उसे क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितना है? तो 3 है। संस्कृत में भी 3 है और हिंदी में भी कितना है? 3 है। कौन कौन है? तो पहला है आ, दीर्घई, दीर्घऊ। अ जोड़ अ से क्या बनता है? आ। अ जोड़ आ से भी क्या बनता है? आ जोड़ अ से क्या बनेगा? आ। यानी तो आ जोड़ आ से क्या बनेगा? आ। हर्षई जोड़ हर्षई से क्या बनता है? दीर्घई। हर्षई जोड़ दीर्घई से क्या बनता है? दीर्घई। दीर्घई जोड़ हर्षई से क्या बनता है? दीर्घई। या हर्षई दीर्घई जोड़ दीर्घई से भी क्या बनता है? दीर्घई। हर्षऊ जोड़ हर्षऊ से क्या बनता है? दीर्घऊ। दीर्घऊ जोड़ हर्षऊ से दीर्घऊ। और दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ से भी क्या बनता है? दीर्घऊ। यानी तो हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ से क्या बनता है? दीर्घऊ बनता है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो संयुक्त स्वर। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त स्वर। तो इसको क्या कर लेना है? उतार लेना है। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं? संयुक्त स्वर। क्या देखेंगे? संयुक्त स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में भिन्न भिन्न समय लगता हो, जिस स्वर के उच्चारण में भिन्न भिन्न समय लगता हो, या भिन्न भिन्न स्वरों का योग हो, या भिन्न भिन्न स्वरों का योग हो, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। यानी अलग अलग समय लगता हो और जिसका निर्माण अलग अलग स्वरों के मिलने से हुआ, उसे क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त स्वर कहेंगे। अगर पूछेगा संयुक्त स्वर की संख्या कितना, तो हिंदी में भी 4 है और संस्कृत में भी कितना है? 4 है। तो इसकी संख्या कितना है? 4 है। इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या 4 है। पहला हो जाएगा ए,
दूसरा हो जाएगा ए ओ आओ। तो अगर पूछेगा ए कैसे बना है, तो अ जोड़ हर्षई से बना है ए, अ जोड़ हर्षई से बना है ए, और अ जोड़ ए से बना है ऐ, अ जोड़ ए से बना है ऐ, अ जोड़ हर्षऊ से बना है, अ जोड़ हर्षऊ से बना है ओ, और अ जोड़ ओ से बना है आओ। क्या बना है? आओ। तो अ जोड़ हर्षई से बना है ए, अ जोड़ ए से बना है ऐ, अ जोड़ हर्षऊ से बना है ओ, अ जोड़ ओ से बना है औ। तो भिन्न भिन्न स्वर हो गया और इसका उच्चारण भी करेगा। तो पहला क्या है? ए। पहला क्या है? ए ऐ ओ आओ, ए ऐ ओ आओ। तो अलग अलग समय लगता है और इसका उच्चारण में भी अलग अलग समय, प्लस इसका निर्माण भी अलग अलग स्वरों से हुआ। जैसे अ जोड़ हर्षई से क्या बना है? ए, अ जोड़ ए से क्या बना है? ऐ, अ जोड़ हर्षऊ से क्या बना है? ओ, अ जोड़ ओ से क्या बना है? आओ। तो तुमसे सवाल बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछता है कि बताइए ए किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो ए किन किन वर्णों से मिलकर बना है? अ जोड़ हर्षई से बना है ए किन किन वर्णों से मिला है? तो अ जोड़ हर्षई से बना है ए। तुमसे ये पूछ दे कि ओ किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो अ जोड़ हर्षऊ से बना है ओ, अ जोड़ हर्षऊ से क्या बना है? ओ बना है। तुमसे ये भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। तो ये मूल दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर ऐसे अलग नहीं पूछता, एक ही पूछ देता। बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है? बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि आ क्या है, दीर्घ स्वर है या संयुक्त स्वर है? तो आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। आ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घई क्या है? संयुक्त दीर्घ स्वर है या संयुक्त स्वर है? तो दीर्घई भी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दुर्गहु क्या है? दीर्घ स्वर है या संयुक्त स्वर है? तो दुर्गहु क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या मूल दीर्घ स्वर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑप्शन में मूल दीर्घ स्वर नहीं दिया रहता। क्या दिया रहता है? दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन देखकर मूल दीर्घ स्वर खोजने मत लग जाना। तो ऑप्शन में रहता है दीर्घ स्वर, और ये तीनों क्या है? तो दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत इसको गिनती किया जाता है। बाकी सबको चारों को किस में रख दिया जाता है? तो संयुक्त स्वर में। किस में रख दिया जाता है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की संख्या हिंदी में भी 4 और संस्कृत में भी कितना है? 4 है। इसको अच्छा से क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। क्या कर लीजिए? आगे। तो हम इससे और आगे क्या करते हैं? बढ़ते हैं आगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पुलुत स्वर। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? पुलुत स्वर। पुलुत स्वर अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता हो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। तो जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? पुलुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग संबोधन या पुकारने के लिए किया जाता है। जोर से कोई भी चीज़ बोलेगा तो समझ लेना पुलुत स्वर। जैसे अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं राम, अगर तुम बार लगातार सांस को रोक कर बोलो राम सीता, तो ये क्या हो जाएगा? पुलुत स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलुत स्वर। इसके उच्चारण में देवनागरी में 3 का मात्रा आता है। जब इसका उच्चारण करेगा या इसको लिखेगा तो देवनागरी में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी 3 गुना का क्या लगता है? समय लगता है। इसकी संख्या टोटल है 9। इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या 9 है। कितना है? 9। पहला है ओ, हर्षई, हर्षहु, री, लिरी, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, आओ। ओ, हर्षई, हर्षऊ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, आओ। लेकिन इसका प्रयोग अभी हम लोग आधुनिक संस्कृत व्याकरण में नहीं करते हैं, ठीक ना। इसका प्रयोग जो है ना वैदिक संस्कृत व्याकरण में किया जाता था।
किसमें किया जाता था? वैदिक संस्कृत व्याकरण। तो पूछेगा कि पुल्लिंग स्वर की संख्या कितना है? 9 है। तो क्या इसका प्रयोग अभी होता है? नहीं होता। कभी काल हम जब जोर से पुकारते हैं, किसी को नाम लेकर संबोधन करते या पुकारते, तो समझ लेना उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो क्या हो रहा है? पुल्लिंग स्वर का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा? पुल्लिंग स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग स्वर। इसका प्रयोग संबोधन या पुकारने के लिए किया जाता है। ठीक ना? तो यहाँ तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा। तो आगे जो पढ़ेंगे, जो भी बचा है, व्यंजन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग मात्राएं भी देखेंगे। तो ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में देखेंगे। क्या करेंगे? अगली वीडियो में। तो अगले हैं नेक्स्ट क्लास में।